उधर स्ट्रक्चर ऑफ एटम खोला है ना? Yes, sir. बहुत अच्छा। Start. देखो, हम लोग क्लास 8 में मेटल नॉन मेटल्स जब पढ़े थे, उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स का सिंबल हम लोग जाने थे, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स का जो सिंबल वाला पोर्शन है वो बताकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट का सिंबल पता है। हाइड्रोजन का क्या सिंबल होता है? Eight. H. कार्बन का C, Three. C. नाइट्रोजन, N, N. फॉस्फोरस, P, P. सोडियम, Na, Na. पोटेशियम, K. K. ऑक्सीजन, O, O. फिर जाता आयरन। Fe, Fe. तो ऑलमोस्ट सारे सिंबल तुम लोग को पता है। जब कभी नहीं हो रहा तो कोई सिंबल का मतलब किसी एलिमेंट का सिंबल क्या तो नहीं तो बता लो। तो अभी देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे फर्स्ट तुम लोग जानना है कि ये एटम्स होता क्या है, ठीक है। तो एटम को समझने के लिए मान लो हम लोग दो सब्सटेंसेस लिए, ठीक है। एक हुआ ये और एक सब्सटेंसेस हुआ सपोज दिस वन, okay. This green one is wood block and this blue one is suppose chocolate, ठीक है। अभी मान लो ये चॉकलेट और ये वुड को हम लोग डिवाइड करेंगे। सपोज वी हैव 100 ऑफ पर्सन और हम मेरे पास 80 चॉकलेट है, तो हमको ये एक चॉकलेट 100 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चॉकलेट या ये वुड को डिवाइड करेंगे इनटू द स्मॉलर पीस। तो स्मॉलर पीस में सपोज हम चॉकलेट को डिवाइड कर दें, दैट फर्स्ट ऐसा ब्लॉक मिलेगा हमको, ठीक है। फिर इसको और हम लोग डिवाइड करेंगे, हर एक ब्लॉक में से पीसेस मिलेगा। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो और स्मॉलर पीसेस बनेगा मेरा, ठीक है। तो सपोज इसको डिवाइड किए जा रहे जब तक डिवाइड हो पा रहा है तब तक डिवाइड हम लोग कर दें। एट द लास्ट, एट द एंड, दिस इज द वन व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल मोर। ये और डिवाइड नहीं कर पा रहे, इतना छोटा हो गया है तो इसके ऊपर और हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहे तो ये और डिवाइड हो जाए। दैट मीन दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस चॉकलेट और दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस वुड। तो अभी मान लो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ चॉकलेट and this green one is the smallest part of that wood, okay। तो अभी बताओ ये चॉकलेट का टेस्ट क्या होता है? सपोज कैडबरी चॉकलेट, Sweet. तो ये वाला जो चॉकलेट का पीस है जो स्मॉलेस्ट पोर्शन था, इसका टेस्ट क्या होगा? The sweet. स्वीट। मतलब इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक। ये भी स्वीट टेस्ट दे रहा है, ये भी स्वीट टेस्ट दे रहा है, Yes, sir.
but इसका साइज, इसका मास, इसका साइज, इसका मास, वॉल्यूम क्या सेम होगा? No, sir. No, No, sir. No, sir. Similarly, जब हम लोग वुड के बारे में देखेंगे तो भी इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मास है, वेट है, वॉल्यूम है, वो सब मेरा चेंज हो जाता है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिला, स्मॉलेस्ट यूनिट मिला बाय द डिवाइडिंग ऑफ एनी मैटर, okay, that is smallest portion, that smallest portion is called atom. Okay, so this one is atom and this one is also atom, but this one is atom of chocolate and this one is atom of wood. So यहाँ से हमको क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि एटम जो है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंसेस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन बनेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगा, दैट इज कॉल्ड एटम. एटम स्टैंड्स फॉर, एटम में आ का मतलब होता है नॉन एंड टर्म का मतलब होता है डिविजिबल. ठीक है, तो एटम मीन्स नॉन डिविजिबल. Okay, so non-divisible particle or non-divisible part of any matter is called atom. ठीक है, हालांकि ये नॉन डिविजिबल वाला पोर्शन थोड़ा सा डिबेटेबल है. इसके बाद भी देखा गया कि एटम के अंदर बहुत सारे सब पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ेंगे. तो फिलहाल के लिए हमको पता है कि एटम हुआ सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसमें उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उस मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. तो ये मॉलिक्यूल क्या है? तो ये एटम जो है, ये वाला एटम कहाँ से बना था? ये वाला पोर्शन से बना था. तो दो एटम्स को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा. इसको और इसको अगर ऐड कर दिए तो ये वाला पोर्शन बनेगा. सो कलेक्शन ऑफ एटम्स आर नोन एज मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंपाउंड. लास्ट चैप्टर में हम लोग कंपाउंड और मिक्सचर पढ़े थे. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. तो एटम मेरा क्या हुआ? देखो, द स्मॉलेस्ट unit of any matter which is indivisible further is called atom. Okay, basically all the substances, all the matters are made up of atom. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस लो, all the matter substances are made up of atom. Now what is molecule? A collection of atoms are called molecule. collection of atoms is called molecule. ठीक है, तो देखो सपोज हम लोग जैसे देखते हैं हाइड्रोजन एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट है. जैसे दिस इज सोडियम एलिमेंट, दिस इज आयरन एलिमेंट. तो दिस इज नॉट अ सिंगल एटम. ठीक है, दिस इज नॉट एन सिंगल एटम. हियर so many atoms present. Okay, this is the symbol of element. This element contains so many atoms.
तो अभी अगर सोडियम को हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो एटम मिलेगा वो सोडियम का एटम बनेगा, जो आयरन को डिवाइड करेंगे वो आयरन का एटम मिलेगा। ठीक है, सोडियम का एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वो आयरन के एटम के प्रॉपर्टी के साथ सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, और आयरन का प्रॉपर्टी जो रहेगा एटम का वो भी सोडियम का एटम के साथ जो प्रॉपर्टी है सेम नहीं बनेगा। ओके, तो अभी ये एटम्स से रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग तो जानना है कि डाल्टन का एक थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है? ये एटम्स के बारे में। ठीक है, बट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जानने से पहले हम लोग को कुछ लॉस पढ़ना पड़ेगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बिकॉज डाल्टन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स के बारे में कुछ अपना थ्योरी दिए थे। द थ्योरी इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब देखो यहाँ से सिंपली हमको क्या पता चल रहा है कि atoms of any matter is very much small in size। ठीक है, तो ये बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 10⁻⁹, 10⁻⁵, -15, ठीक है, इतना स्मॉलेस्ट पोर्शन में वो कन्वर्ट होता है। So this is Dalton's atomic theory, right? अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बताए, मतलब यहाँ से जस्ट हम लोग जैसे भी देते हैं किसी भी मैटर को जब हम लोग डिवाइड कर दें तो वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन में कन्वर्ट हो रहा है। बस इसीलिए हम लोग अभी बोल रहे हैं कि एटम्स जो है किसी मैटर का बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि उसके ऊपर हम लोग फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट, तो अभी देखो मॉलिक्यूल भी हुआ, कलेक्शन ऑफ एटम्स इज पर मॉलिक्यूल। तो जैसे देखो हाइड्रोजन का एक एटम अगर लिए और एक हाइड्रोजन का एटम ऐड कर दिए तो ये मेरा क्या बनेगा, ये बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, अभी हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम और फिर से हाइड्रोजन का एक एटम, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, H2O मॉलिक्यूल। जब H2O बहुत सारे H2O आपस में कंबाइन कर लेंगे तो वो हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, मतलब कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स होता है, एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज कंपाउंड। और मॉलिक्यूल क्या है, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, लास्ट चैप्टर में ये हम लोग पढ़े थे, द एटम्स ऑफ different elements form compound and atoms of same elements can form molecule। तो इसके बाद हम लोग आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है और वहां से हम तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब हमको पता है कि हर एक एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब कौन सा एटम कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट दे रहा है, उससे रिगार्डिंग कुछ लॉज यहाँ पर पढ़ना है। तो कौन कौन से लॉ पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमको पढ़ना है
law of conservation of mass. Second, law of constant proportion. Third, law of multiple proportion. ठीक है, और एक लॉ होता, और दो दो लॉ होता है, टू मोर लॉज आर प्रेजेंट देयर. वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड अनदर वन इज जेलुसॉफ्स लॉ ऑफ वॉल्यूम. बट वो दोनों हम लोग के सिलेबस में नहीं है. इवन आई डोंट थिंक लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी है, बट ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, आदर्श टू हम लोग तो 9 में नहीं है, वो 11 में जाते हैं, हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोल रहा है देखो. सपोज मान लो, मतलब इसका सिंपल सब लॉ जो होता है वो हम लोग पढ़े हैं. एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पता है किसी को? हाँ सर. क्या होता है? सर इक्वल्स mc². इक्वल टू mc स्क्वायर. वेरी गुड. और मैटर The का mass and energy can be interconverted. मास एंड एनर्जी कैन बी इंटरकन्वर्टेड. ठीक है, वेरी गुड. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, दिस लॉ वाज गिवन बाय this law was given by scientist Lavoisier. ओके, नेम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है. Lavoisier लॉ क्या बता रहा है देखो. लॉ बता रहा है मैटर कैन नॉट बी created nor be destroyed. Okay, matter cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. ओके, और इसको बहुत तरीके से हम लोग इग्नोर करते हैं. मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. या फिर टोटल मास ऑफ reactant must equal with the total mass of product in chemical reaction. और total mass of each element should be same in both the reactant and product side. देखो
फर्स्ट टू जो डेफिनेशन है, मतलब फर्स्ट टू जो स्टेटमेंट है, स्कूल एग्जाम्स में तुम लोग का ये दोनों में से ही किसी एक को लिखना है, देखना है कि स्कूल टीचर क्या बोला है। ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एंड दिस इज फॉर द हायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, 11 में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो ये लिखना है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या है ये दोनों का, ये भी समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला है कि हम लोग कोई भी मैटर को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो पहले से बना हुआ है बस वो बना हुआ है, हम लोग सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बस। अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है कि मैटर या मास लॉस हो रहा है, तो बेसिकली वो मैटर या मास लॉस नहीं हो रहा है, वो मैटर या मास कन्वर्ट हो जा रहा है इनटू द व्हिच फॉर्म। सर गैसियस फॉर्म। हाँ, अगर मास कहीं लॉस हो रहा है तो मास कहाँ चला जाता है, वो मास सर कन्वर्टेड एनर्जी हो इनटू जाता है। एनर्जी हो जाता है, वो बोला। तो अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है कि मास लॉस हो रहा है, तो मास लॉस नहीं हो रहा है, वो मास हो जा रहा है एनर्जी फॉर्म। और कितना सर एनर्जी न्यूक्लियर फिशन में। रहता। हाँ, सर न्यूक्लियर एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी हुआ या ऐसे भी कोई भी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग कार्बन को बर्न करेंगे तो वो कार्बन का मास CO2 बन जाता है ना, तो एनर्जी बन जाता है। तो मैटर अगर कहीं पर लॉस हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला E = mc²। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। देखो, रिएक्टेंट किधर लिखते हैं, एक केमिकल इक्वेशन लिखना हम लोग तो आता है, बैलेंसिंग किए थे 8 में। Yes, ठीक है, sir. तो ये लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ रहता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड में जो भी लिखा हुआ रहता है वो प्रोडक्ट है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर मास हम लोग ना क्रिएट कर पाए ना डिस्ट्रॉय कर पाए, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वही प्रोडक्ट का मास भी होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट इक्वल विद द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज ABand CD आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट दिया ACandBD। ठीक है, अब देखो ए का मास कितना है, सपोज मान लेते हैं A इज 2 ग्राम एंड B इज 3 ग्राम, C इज 4 ग्राम, D इज 5 ग्राम। ठीक, यहाँ पर सपोज A का मास हुआ 3 ग्राम, C का मास हुआ 5 ग्राम, और B का मास हुआ 2 ग्राम, D का मास हुआ 4 ग्राम। यहाँ पर G नहीं लिखे, ठीक है, स्पेस के लिए। ओके, तो अभी देखो रिएक्टेंट कौन है, ABand CD, ये टोटल मेरा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास कितना बना है यहाँ पर, 12 ऐड gram. करो, कितना 14 हुआ, gram. 14, 5 4 9 और 5 14 ग्राम। और प्रोडक्ट का कितना बना, 14. सर 14। 14 gram. 14 ग्राम। मतलब अभी क्या हो रहा है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। बट इस वाले सिचुएशन पे वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं वैलिड होता है, देखो रिएक्टेंट में सपोज ये AB एक कंपाउंड है, ठीक है, या फिर एक मॉलिक्यूल है जिसमें A एलिमेंट का मास कितना था, 2 ग्राम। लेकिन जब प्रोडक्ट में वो AC बना तो उसमें A एलिमेंट का मास कितना हो गया है, 3 ग्राम। 3 ग्राम। तो मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। से increase. मतलब एक न्यू मास 1 ग्राम ऑफ न्यू मास प्रोड्यूस हुआ। बट हम लोग क्या पता है कि मास तो हम लोग मैटर तो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये 1 ग्राम Yes. एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया। ठीक, फिर ये भी देख सकते हैं कि जो मेरा सी था, डी था, डी का मास कितना था, 5 ग्राम।
यहाँ पर डी का मास कितना हुआ 4 ग्राम, मतलब वो मास तो लॉस हो गया। तो हम लोग तो बोलते हैं कि मास लॉस होता नहीं है, ठीक है। तो जब एलिमेंट का हालत, एलिमेंट का मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं होगा, तब ये लॉ वैलिड नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास भले सेम हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास भी सेम होना है, साथ साथ हालत एलिमेंट का मास भी सेम होना है, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ पर था, वापस से लिखेंगे ए बी प्लस सी डी, ए सी प्लस बी डी। तो ए था मेरा 2 ग्राम, बी था 3 ग्राम, सी था 4 ग्राम, डी था 5 ग्राम। तो यहाँ भी ए का 2 होना चाहिए, सी का 4 होना चाहिए। सिर्फ इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी देखो मास तो अभी, प्रोडक्ट में ऐसा भी हो सकता है AD प्लस BC। हाँ हो सकता है, वो तो डिपेंड करे हम कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे, जरूर हो सकता है। ओके सर। तो ये टोटल मास कितना हो गया 5 5 14, और ये भी मेरा है देखो 14। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बट सॉरी बट नहीं, इवन mass of element in both the reactant and product side is same। A का mass 2, A का mass 2, B का mass 3, B का mass 3, और reactant से प्रोडक्ट अलग मिला, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बहुत वाइटल हो जाता है। एक्चुअल स्टेटमेंट ये होता है, और हम लोग क्लास 9 में ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, एकदम नहीं लिखना है स्कूल में, अदरवाइज मार्क्स काटेगा। ये चीज समझने के लिए है, स्कूल में तुम लोग ये स्टेटमेंट ही लिखोगे, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर कहीं पर स्कूल बोला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट सेम है, वो भी लिखो तो चलेगा, तो ये स्टेटमेंट लिखना है, नॉट लास्ट वन, बार बार बता दे। 11, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से। सर डन। 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 सर डन। एक सेकंड। ये था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अभी देखो बहुत बार ये चलेगा कि एक इक्वेशन दे देगा, मास बताया हुआ रहेगा, और पूछेगा कि ये कौन सा लॉ तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम तो टोटल मास काउंट कर देखना है, अगर टोटल मास काउंट करके दोनों तरफ सेम हुआ तो हम लोग बताएंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ, क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। समटाइम इट इज कॉल्ड डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। समटाइम इट इज कॉल्ड डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो ये डेफिनाइट प्रोपोर्शन कौन प्रपोज किए थे? दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। ओके,
तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, हम लोग वो समझने के लिए पहले एग्जांपल लेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो, वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. CO2, CO2। चलो दो एग्जांपल से समझेंगे। अभी देखो H2O में हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो निकालेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. 1। 1, तो 2 1. हाइड्रोजन, दैट 1. मीन्स टोटल 2 ग्राम, 2. और एक ऑक्सीजन का 16. 16. तो ये 16. रेशियो कितना हो गया? 1 is to 8. 1:8। यहाँ 1 पर 3 12 12 8 32. 32, दैट इज 6 सिंपल रेशियो क्या होगा? 3 is to 8. 8, 2 8. अब देखो वाटर, ये वाटर हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? ये वाटर सी वाटर हो सकता है, ठीक है, रिवर का वाटर भी हो सकता है, पॉन्ड से भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके Rain बाद water. प्लेन वाटर ले सकते हैं, कुछ भी लो, फिर जाके कोकोनट वाटर लो, किसी को अगर रोना आ रहा है तो आंसू का आंसू भी ले सकते हैं, ड्रेन का वाटर ले सकते हो, टैप वाटर ले सकते हो, वेल वाटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही बनता है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला H2O है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम रहा, तो उसमें उस एलिमेंट, वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो एलिमेंट से बना था, वो एलिमेंट का जो मास होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो होगा। सिंपल रेशियो का मतलब होता है होल नंबर पे सिंपल, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं। ये 1:7.65 ऐसा नहीं होता फ्रैक्शन में, ये हमेशा होल नंबर पे सिंपल रेशियो, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि किसी भी एक कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो जाए, सोर्स कहाँ से भी आए, वो फैक्टर नहीं है। कंपाउंड अगर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, तो द एलिमेंट कंटेंट इट, उसका जो मास होगा, मास ऑफ द एलिमेंट विल ऑलवेज बियर अ सिंपल रेशियो। सिमिलरली CO2 हम लोग कहाँ से बना सकते हैं? कार्बन प्लस O2 अगर लिए तो CO2 बनता है, ठीक है, मतलब सिंपली कंप्लीट कंबशन में ये होता है, ठीक है। और भी अदर्स अदर्स हम लोग मान लो ये ले ले, CaCO3 तो हीट कर रहे हैं, तो CaCO3 तो हीट करने पर भी CaO एंड CO2 बनता है, ठीक है। ये प्रोसेस से भी हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी प्रोसेस से बनाओ CO2 अगर बन रहा है, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रहता है वो ऑलवेज बियर सिंपल रेशियो, ठीक है। एंड ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, मतलब हम ये वाला CO2 लेंगे उसमें 3:8 है, तो ये वाला जो CO2 है उसमें भी ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? दिस इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हम लोग सोर्स कहीं से भी ले ले, लेकिन जो मास होगा एलिमेंट का वो ऑलवेज प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे रहेगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, ओके, स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। यस, a pure chemical compound always
contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. ठीक है, तो देखो क्या बोला कि आप प्योर केमिकल कंपाउंड जैसे हम तो the pure chemical compound always contains same elements combined together in the same definite proportion by weight. This is pure compound, pure chemical compound. ठीक है, तो उसमें सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो मास है वो ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन पे रहेगा बाय वेट, लाइक 1:8 फॉर वाटर, फॉर CO2 3:8. ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे कोई भी सोर्स से CO2 बनाओ, किसी भी सोर्स से वाटर लो. ठीक है, इसका एक लिमिटेशन हम लोग देखेंगे, लिख लो पहले. नोट डाउन हुआ? हाँ सर. Yes, sir. तो इसका एक लिमिटेशन हम लोग देखेंगे कि ये लॉ तब वैलिड नहीं होता, तब डिस्कार्ड किया जाएगा. देखो, आइसोटोप के बारे में पता है? हाँ सर. ठीक है, आइसोटोप्स हम लोग आएंगे Yes. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में ही है ना शायद, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में. सर पढ़ा दिए वहां तक? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो पता चलेगा. अभी के लिए पता रखो, आइसोटोप्स क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और मास हमेशा सर पे लिखा जाता है. तो मान लो हम लोग CO2 ले रहे, एक बार इस कार्बन 12 वाला आइसोटोप लिए जिसमें कार्बन का मास है 12, और एक बार हम लोग CO2 लिए जिसमें कार्बन का आइसोटोप है 14, मतलब कार्बन का मास है 40. तो इस टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो क्या होगा, 12:32, दैट इज 3:8. लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का क्या मास होगा, 14:, 40:32. दैट इज 7:16. तो देखो ये दोनों मास सेम नहीं है. मतलब तब लिमिटेशन तब होगा अगर हम लोग कोई आइसोटोप ले लिए, किसी भी एक एलिमेंट का आइसोटोप ले लिए, ऑन दैट टाइम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज नॉट वैलिड. इफ compound contains isotopes of any element, then this law is not valid. वापस से सेम आईडी से ज्वाइन होना है.
ठीक है। अच्छा, शायद इसमें डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, चलो बहुत अच्छा बात है। हुआ, समझ में आया? कोई डाउट है बताओ दोनों लॉ में, कंजर्वेशन ऑफ मास No, एंड sir. कांस्टेंट प्रोपोर्शन। No, sir. No, sir. Okay, so moving to the third law, that is law of multiple proportion. देखो, the law of multiple proportion, this law was given by scientist John Dalton। ठीक है, साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। कभी ये क्या बोलता है, देखो दिस लॉ, इसका एमसीक्यू पोर्शन में ऑल एक क्वेश्चन आता है। दिस लॉ इज वैलिड व्हेन two elements react with each other to form more than one product। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट, और वो दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट होना चाहिए। सेम मतलब क्या, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन सपोज, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया और कार्बन और ऑक्सीजन का ही एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तब जाते ही वैलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके रखना, मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। ये सब कंडीशन एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। एक रिएक्शन देगा और पूछेगा तो ये कौन सा लॉ है, तो वहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कि नहीं। मोर देन वन प्रोडक्ट तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखो, कार्बन के साथ जब कार्बन को हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, 8 में कंबसन पड़े थे, हाँ पड़े थे, तो एक बार कार्बन का होता है कंप्लीट कंबसन और एक बार होता है इनकम्प्लीट कंबसन। पढ़े थे। तो कंप्लीट कंबसन में क्या प्रोड्यूस होता है बताओ? सर पूरा बर्न कट जाता है, कोई तो रेसिड्यू नहीं रहता। CO2 तो CO2 और इनकम्प्लीट और में CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम इनकम्प्लीट कंबसन में फॉर्म हुआ CO। तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ही रिएक्ट कर रहे, बट एक बार फॉर्म किया CO2, एक बार फॉर्म किया CO, दैट इज मोर देन वन प्रोडक्ट। तो अभी इसमें क्या होगा, देखो ये दोनों ही जब रिएक्ट किया है तो कार्बन तो मेरा सेम है। ठीक है, देखो दोनों प्रोडक्ट में कार्बन का तो मास सेम है, मास किसका डिफरेंट है? ऑक्सीजन का। Oxygen. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जिसका मास डिफरेंट है, एक का तो मास फिक्स रहेगा और उसी के साथ जो अदर एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है उसका मास दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो डिफरेंट हुआ, ये जो मास है ये सिंपल रेशियो में डिफरेंट होगा। इट विल बियर अ सिंपल रेशियो। मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो कि हम लोग लिखेंगे, इसका रेशियो निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन का इन CO इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन CO2। तो मास ऑफ ऑक्सीजन CO में कितना है?
तो 32 सर 16 16 और ऑक्सीजन CO2 में 32 32 32 रेशियो बना 1:2। ठीक है, दिस इज 2 मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। सब रहेगा जब एक कंपाउंड का मास फिक्स्ड है और उसके साथ जब अदर एलिमेंट रिएक्ट कर रहे वो मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म किया है। अब मोर देन वन प्रोडक्ट में जब फॉर्म हुआ तो जिसका मास फिक्स्ड नहीं था उसका मास दोनों ही प्रोडक्ट में हमेशा वो सिंपल रेशियो बियर करेगा। ठीक है, सर ये वाला फिर से समझा दीजिए ना। कार्बन का मास यहाँ पर देखो फिक्स्ड है 12, यहाँ भी कार्बन 12, यहाँ भी कार्बन 12। कार्बन का मास फिक्स, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए मोर देन वन। जैसे ये सब में क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट लिए थे CO2, सिंगल प्रोडक्ट लिए थे H2O। बट यहाँ पर मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, और मोर देन वन प्रोडक्ट इन द सेंस कि ये दोनों एलिमेंट ही प्रेजेंट होगा। लाइक अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर ले लें तो यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट जो ये भी मोर देन वन प्रोडक्ट है, बट इसमें एलिमेंट्स अलग अलग है ना, इसमें A या C B D सेम एलिमेंट तो नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट ही होना चाहिए दोनों में। देखो दोनों में सेम एलिमेंट ही है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो अभी बोल रहा है कार्बन का मास तो फिक्स है, ऑक्सीजन का मास डिफरेंट था। तो ये जो डिफरेंट मास था ऑक्सीजन का वो सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा इन दोनों प्रोडक्ट में। द मास ऑफ ऑक्सीजन विल बियर अ सिंपल रेशियो इन बोथ द प्रोडक्ट, 1:2, 1:3, 2:3, सिंपल रेशियो वो बियर करेगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? यस ओके, तो अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the masses of one of the elements, ये स्टेटमेंट थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, then the masses of one of the elements which combine, लेकिन अगर समझ पे याद करेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इसलिए पहले समझा दिए। then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other element are in a simple whole number ratio। चलो वापस से समझ लेते हैं। when two elements combine to form more than one compound, यहाँ पर देखो टू एलिमेंट्स है, ये कंबाइन कर रहा है और मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म किया। then the masses of one of the elements which combine with a fixed mass of other element, तो masses of one of the elements किसका मास बोल रहा है, ऑक्सीजन का, which combine with a fixed mass of other, तो fixed mass कौन सा है, कार्बन के साथ। तो अभी जिसका मास है मतलब ऑक्सीजन का, द मास ऑफ वन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन जो रिएक्ट करे कार्बन के साथ, तो मासेस तो क्या होगा, आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो वो ऑक्सीजन का मास हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है,
Done? Yes, sir. Done. यस सर. ओके. कोई डाउट है तीनों लॉ में? No, sir. नो सर. अच्छा, तो chemical combination over. Chemical combination over. Atoms and molecules का concept क्लियर है. सिंबल ऑफ Yes. एटम्स जो है वो भी तुम लोग को पता है. तो नेक्स्ट जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ऑन द बेस्ड ऑफ दिस 3 लॉ होगा नेक्स्ट क्लास में. तब तक तुम लोग ये तीनों लॉ तो अच्छे से रीड कर लो, समझो, जो भी बूथ है उसको अच्छे से रीड करो. तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे. ठीक है? ओके सर. ओके. Okay, so that is all for today. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. थैंक यू Thank सर. you. Same to you.